मित्रों, आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत मेरा देश भर में दौरा हो रहा है और देश भर में पत्रकार मित्रों के साथ बातचीत का भी क्रम चालू है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। 2014 के जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को देश में पूर्ण बहुमत मिला और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। भाजपा की मोदी सरकार करीब करीब अपने कार्यकाल के 7 महीने पूरा कर चुकी है और 7 महीनों के अंदर चुनाव के दौरान हमने जिन मुद्दों को उठाया था, जिन समस्याओं को उठाया था और कुछ चुनावी वायदे भी किए थे, इस सभी चीजों में कई चीजें तो समाप्त कर ली गई है, कई वायदों की शुरुआत हो चुकी है उसकी परिपूर्ति की, और कई मुद्दों पर उसका रोड मैप बनाने का काम समाप्त हो चुका है। अब क्रियान्वयन की तैयारी है। सबसे पहले मैं महंगाई की बात करूंगा। यूपीए के 10 साल के शासन में कंटिन्यूअसली लगभग हर समय थोक महंगाई का सूचकांक 6.7 से 7.9 के बीच में रहता था। अक्टूबर का थोक महंगाई का सूचकांक लगभग 0% हुआ है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 10 साल के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 बार गिरावट होने का अनुभव भारत की जनता को पहली बार आया है। और ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि करीब करीब हर स्तर के परिवार के अंदर 1500 रुपए से 3500 रुपए की बचत होने की तो कम हुई महंगाई के कारण हर स्तर के परिवार में 1500 से 3500 रुपए की बचत हुई है। देश के 40% से ज्यादा परिवारों में एक भी परिवार के एक भी सदस्य के पास बैंक अकाउंट नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना शुरू की और 7वें महीने में आज 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट खुलाने में जन धन योजना के तहत सफलता मिली है। और सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं खुले हैं, उन लोगों के 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा का कवरेज भी सरकार की ओर से विदाउट कॉस्ट किया गया है। और इसके साथ ही ये 10 करोड़ परिवार अर्थतंत्र के दायरे में आए हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया की घोषणा की थी और एक विचार रखा था कि देश की बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस करने के लिए भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। इसलिए उन्होंने मेकिंग इंडिया योजना का विचार रखा था और एक ही महीने में वो योजना को मूर्त रूप देकर सितंबर महीने में मेक इन इंडिया योजना शुरू कर दी गई है और उसके काफी अच्छे परिणाम, शुरुआती परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही
स्किल डेवलपमेंट को एक प्रायोरिटी मानकर भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शुरू किया है। एक पूर्ण समय का मंत्री स्किल डेवलपमेंट के लिए आवंटित किया गया है। तो स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया मिलकर बेरोजगारी की समस्या को हम काफी हद तक हल करने में सफल होंगे, ऐसी एक आशा है। आदर्श ग्राम योजना के तहत देश के हर संसद सदस्य और हर विधायक को एक गांव चिन्हित कर उसको आदर्श ग्राम बनाने का प्रयास करना है। मैं मानता हूं कि हर जिले में लगभग 8-9 आदर्श ग्राम बनेंगे तो बाकी के गांवों के लिए ये पथदर्शक होंगे और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफी वेग आएगा। सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट के अंदर पहला प्रस्ताव ब्लैक मनी के खिलाफ एसआईटी बनाने का राज्य सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। और करीब 1.5 साल से पड़े हुए 700 अकाउंट जिस पर कोई कार्यवाही यूपीए की सरकार नहीं करती थी, भाजपा की मोदी सरकार ने वो 700 अकाउंट की इंफॉर्मेशन एसआईटी को जून महीने में ही दे दी और उस पर आज कार्यवाही चल रही है। ब्लैक मनी का मुद्दा बड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल मुद्दा है। उसकी समस्या का समाधान करने में कई अंतर्राष्ट्रीय कानून और कई अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय करार बीच में आड़े आते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक फोरम में जहां पर भी मौका मिला काले धन की समस्या को उठाया है और विश्व के सभी देशों का मन बनाने का काम शुरू किया है कि जो कानूनी अड़चन ब्लैक मनी के बारे में है उसको जल्दी से निपट दिया जाए। पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त यूपीए सरकार ने लगभग 150 से ज्यादा मंत्री समूह बनाए थे। वो मंत्री समूह कोई निर्णय नहीं कर रहे थे, सिर्फ मीटिंगें हो रही थी। सभी मंत्री समूह को एक ही समय भंग कर दिया गया है। अब सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय में स्वस्थता से काम कर रहे हैं और फैसले त्वरित गति से ले रहे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय भी नीति विषयक निर्णयों में हर मंत्रालय का मार्गदर्शन करता है। देश के विकास के प्लानिंग के लिए योजना आयोग बना था। लगभग 55 साल पुरानी ये संस्था काल बाह्य हो चुकी थी, क्योंकि अब तक देश का हर राज्य विकास की सीढ़ी के एक नए स्टेप पर खड़ा है। केरला की जो समस्या है वो गुजरात की नहीं हो सकती, गुजरात की जो समस्या है झारखंड की नहीं हो सकती और झारखंड की समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं हो सकती। तो पूरे देश के लिए एक योजना, एक कल्पना अब करना कठिन है। इसलिए योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया है और नीति आयोग में राज्यों की हिस्सेदारी को भी तय किया गया है, क्योंकि राज्य योजना बनाते वक्त ही अपना पक्ष रख चुके होंगे, तो योजनाओं की क्रियान्वयन में राज्यों को काफी सरलता रहेगी और मैं मानता हूं कि प्लानिंग का काम सार्थक रूप से राज्यों की सलाह से हो पाएगा। अब तक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल एक टीम इंडिया हुआ करती थी। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और देश के सारे मुख्यमंत्री इस तरह की एक नई कल्पना देश के सामने टीम इंडिया की रखी है और मैं मानता हूं कि नीति आयोग की रचना उस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ भारत का विचार, स्वच्छ भारत की योजना भारतीय जनमानस को स्वच्छता के संस्कार से संस्कारित तो करता ही है, उसके साथ में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें
और स्थानीय इकाई तीनों यूनिट मिलकर स्वच्छता को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए योजना बनाने का काम शुरू हुआ है और मैं मानता हूं कि 2019 तक हम गौरव के साथ दुनिया के सामने एक स्वच्छ भारत लेकर खड़े हो पाएंगे। इस तरह का हमारा आयोजन है। सभी सकारात्मक प्रयास पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर तीनों का सरकार में बढ़ा हुआ विश्वास और सरकार ने नीति विषयक निर्णय लेकर विकास को जो गति देने का प्रयास किया, इसके कारण जब हमने एनडीए में सत्ता छोड़ी थी तब 8.6% विकास दर हम छोड़कर गए थे और यूपीए ने 10 साल के बाद जब हमें सत्ता सौंपी तब 8.6% का विकास दर को 4.6% कर हमारे हाथ में सत्ता दी थी। एक ही तिमाही में 4.6% के विकास दर को हमने 5.7 पर पहुंचाया है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और धीरे धीरे देश के वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि हम धीरे धीरे इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। गंगा अभियान देश भर की नदियों को स्वच्छ करने के लिए एक मॉडल स्थापित करने का प्रयास है। गंगा शुद्धिकरण की योजना के साथ ही बाकी सब राज्य और केंद्र भी देश की सभी नदियों को शुद्ध कर अपनी संस्कृति, लोगों का स्वास्थ्य और किसान की पैदावार बढ़े, इस दिशा में बहुत बड़ा काम होगा। मुझे लगता है कि आजादी के बाद ये काम बहुत पहले करना चाहिए था, जब भी मोदी सरकार ने हाथ में दिया है। रक्षा क्षेत्र के अंदर यूपीए सरकार की अकर्मण्यता और अनिर्णायकता के कारण कई फैसले लटके पड़े थे। तीनों सेनाओं की जरूरियातों की आपूर्ति के लिए जितने भी टेंडर निकालने थे, ऑर्डर रखने थे, जितने भी एग्रीमेंट करने थे, वो सभी काम 7 महीने के अंदर पूरा कर दिया गया है और आने वाले 10 साल तक सेना की जरूरियातों को हम एक अच्छे तरीके से पूर्तता कर पाए, इस तरह से रक्षा मंत्रालय ने एक पहल करी है। 24 घंटे बिजली देने की योजना केंद्र सरकार बना रही है। हर घर में 24 घंटा बिजली, ये हमारा लक्ष्य है, हमारा वचन है। गुजरात और मध्य प्रदेश में काम पहले ही पूरा हो चुका था। अभी अभी केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है और 1 साल के अंदर राजस्थान सरकार हर घर में बिजली पहुंचाने का काम करेगी। इसमें बिजली उत्पादन और बिजली के वितरण के लिए, प्रोडक्ट और ट्रांसमिशन के लिए भारत सरकार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी और राज्य सरकारों के सहयोग से वो बिजली को हर घर तक पहुंचाने का काम होगा। मित्रों, शायद देश की आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार की कूटनीतिक योग्यता के कारण और विदेश नीति के प्रभावी अमल के कारण देश में भारत को जो दुनिया में भारत को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो पहली बार मिल रहा है। अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, जहां पर भी प्रधानमंत्री गए, 125 करोड़ की जनता को जो सम्मान मिलना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र को जो सम्मान मिलना चाहिए, वो मिला है। सार्क के सभी देशों के साथ आत्मीय संबंध बनाने में 7 ही महीनों में केंद्र सरकार ने काफी अच्छी शुरुआत करी है और इसका अच्छा प्रतिसाद भी मिला है। हम सब ये मानते हैं कि विश्व में भारत का स्थान प्रमुखता से हो, इस दिशा में इस 7 महीने में काफी काम हुआ है और सफलता मिली है। विश्व व्यापार संगठन में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूपीए सरकार जब थी तब एक सैद्धांतिक फैसला हुआ था कि भारत अपने किसानों की पैदावार को सपोर्ट प्राइस से खरीद नहीं कर सकता। मगर सौभाग्य से
जब उसके इम्प्लीमेंटेशन का समय आया तब देश में मोदी सरकार है। हमने विश्व व्यापार संगठन में बड़े दृढ़ से बात रखी कि इस देश का 65% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है, तो उस वक्त हम ऐसा फैसला नहीं कर सकते, वो हमारे किसानों के हित में नहीं है। निर्मला जी मेरे सामने साथ में बैठी है, उन्होंने ही विषय को, भारत सरकार के विषय को रखा था और मुझे कहते हुए आनंद है कि WTO ने हमारी बात को स्वीकार किया है। अब हम विश्व व्यापार संगठन के एग्रीमेंट का हिस्सा भी होंगे और हमारे किसानों को सपोर्ट प्राइस भी दे पाएंगे। ये मैं मानता हूं कि कूटनीति का बहुत बड़ा विजय भारत सरकार का है और इससे आने वाले दिनों तक काफी फायदा होगा। संसद के अंदर कुछ अलग प्रकार के पॉलिटिकल इश्यू उठाकर विकास के काम को रोकने का विपक्ष का जो रवैया है, उसके कारण कोल ब्लॉक, सीमा क्षेत्र के बिल और लैंड एक्विजिशन बिल, ये तीनों अटके हुए थे। भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस कर एक दृढ़ राष्ट्रीय इच्छा शक्ति का परिचय दिया है कि इस देश में डेवलपमेंट को हम रुकने नहीं देंगे, विकास को कभी भी रुकने नहीं देंगे। संविधान के अंदर जो भी रास्ते हैं वो सभी रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए हम विकास की गति को रुकने नहीं देंगे। मित्रों, 7 महीने के मोदी सरकार के शासन में इसने अल्प समय में काफी सिद्धियां पाई है और वो सिद्धियों का जनमानस पर भी असर है और जनमानस की स्वीकृति भी है। इसी के कारण 4 चुनाव पब्लिक मैंडेट के बाद आए, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर। वो चारों जगह पर भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित विजय मिली है। 3 जगह पर हमारे मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी हम बहुत बड़ी अच्छी सफलता लेकर सफल हुए हैं। मैं मानता हूं कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सरकार के सब काम का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट कोई अगर है तो प्रजा का मैंडेट है, जनता का मैंडेट है और वो चुनाव के बाद भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी को मिलता जाता है। तो हमने जो काम किया है इसको जनता ने भी स्वीकार किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है। 10 करोड़ का लक्ष्यांक हमने रखा है और आंध्र प्रदेश के कोर कमेटी के साथ मेरी सुबह बैठक थी, बड़ी लंबी बैठक हुई है। हमने एक तय किया है कि आंध्र प्रदेश में भी हम हर बूथ में सदस्यता करेंगे और 45 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्यांक आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। ये ऑनलाइन सदस्यता 10 करोड़ की जो होगी इसमें आंध्र का भी बड़ा हिस्सा होगा और आंध्र के संगठन को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। मेरे साथ भारत सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बैठे हैं। तो स्मार्ट सिटी बनाने का काम उनके नेतृत्व में चल रहा है। वंचा जी थोड़ी देर से आए तो मैं वंचा जी को भी निवेदन करूंगा कि आप लोगों से बात करें। Friends, I am extremely happy today because my party president has come first time to this part of the country, Andhra Pradesh, and that to Vijayawada, which is a very important city. After Amit ji took over as the party president, there is no stop for BJP. BJP is Jagannath. Is moving forward everywhere. We are getting that people's mandate. Next month there is election in Delhi. There also we are confident. And under his leadership, the BJP has made a historic win in Uttar Pradesh. That is the turning point where
the largest number of seats, 70 plus, for the BJP is not an ordinary achievement because of his caliber, capacity, strategy, hard work, direction. The party is moving forward. I am confident under the combination of the Prime Minister of India and the party president will be able to expand further, strengthen our base across the country, reach out those areas. In the coming days, our focus is more on east and south because these are the two areas where there is scope for expansion. There is political vacuum also, and there is a lot of response coming for the BJP. I am sure under his leadership, the party will make progress in these two regions and also in Andhra Pradesh. As I have been telling, there is a vacuum because Congress is practically out. So the space is open now. So that space, BJP will try to occupy that space and become a very important party in this region also under his guidance. That's my wish. As my president is there, it's not fair for the former president to speak much. Thank you. अब आप लोग पूछ सकते हैं। कर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा टीडीपी के साथ गठबंधन है। एनडीए के सम्मानीय सदस्य है टीडीपी, और अभी इस बात को सोचने का ना समय है। अभी हम तेलुगु देशम और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर आंध्र और देश का विकास करने में लगे हैं। पार्टी को स्ट्रेंथन करने का आपने बात किया है आंध्र प्रदेश में। वेंकैया नायडू जी कहते हैं पॉलिटिकल स्पेस जिनका है कांग्रेस हाउस होने से, ये कांग्रेस का स्पेस के ऊपर ही टारगेट होगा या तेलुगुदेशम इज अ लार्जर वेरी स्ट्रांग फोर्स इन यूपी, तो कैसा होगा ये अलायंस में है आप? देखिए, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा पर आगे बढ़ती है। हम लोगों के बीच में जाकर, आंध्र की जनता के बीच में जाकर हमारे विचार को, हमारे नेतृत्व का परिचय देंगे, हमारे विचार का परिचय देंगे। जो कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांतों के सहमत होकर सभी लोग जो जुड़ना चाहते हैं, सबका स्वागत है। देखिए, आप कितना भी उंगली डालकर बुलवाइए, मैं नहीं बोलूंगा। अभी अभी यहाँ चुनाव हुआ है। जनता का तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त मैंडेट मिला है। सेंटर में भी तेलुगु देशम पार्टी हमारी समर्थक है। दोनों पार्टियां साथ मिलकर आंध्र और भारत के विकास के लिए काम कर रही है। इसमें कोई दरार, कोई मतभेद नहीं है। बुलाने का नहीं है अनुकूल you can explain it a little bit more clearly. Where is the space that Mr. Venkaiah Naidu was referring to? मैंने कहा ना भाई, हम जनता के सामने जाएंगे। जनता हमारे विचारधारा को और हमारे नेतृत्व के समर्थन में जो आएगी, उनको हमारे साथ जोड़ेंगे। मेरी पार्टी को बढ़ाने का मेरा अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तेलुगु देशम के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम सकारात्मक रूप से पॉजिटिवली भारतीय जनता पार्टी को एक्सपांड करना चाहते हैं। नहीं, इस पर विचार हो रहा है। सिर्फ आंध्र में काफी चीजों को एक साथ जोड़कर विचार कर रहे हैं और कोई अच्छा रास्ता जरूर भारत सरकार निकालेगी। यहाँ का लोकल इश्यू मतलब आपके पार्टी में भी जो कैपिटल का लैंड एक्विजिशन वो चल रहा है, इसके बारे में आपका
वो स्टेट का प्रॉब्लम है, इसके बारे में ना मेरे पास विशेष जानकारी है। अगर मैं इतना मानता हूँ कि लैंड एक्विजिशन बिल के बाद काफी सरलता होगी। नहीं, जो एक्ट का पार्ट है, और हम जरूर चाहते हैं कि सीमांध्र का अच्छा विकास हो, आंध्र प्रदेश का अच्छा विकास हो, और उसके लिए फेडरल स्ट्रक्चर में कोई स्पेशल फेवरेटिज्म न लगे। इस तरह से प्रायोरिटी देकर आंध्र प्रदेश को भारत सरकार हर मदद देगी। मेरी पार्टी के निर्णय अलायंस पार्टी नहीं करती, मेरी पार्टी के निर्णय मेरी पार्टी ही करती है। चलिए, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो गई भाई, हम ही फैसला करेंगे जो भी घूमना चाहता है उसके लिए। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं? चलिए।